बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर के खाजूवाला में छात्रा से रेप की वारदात। 12वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ रेप। पीड़ित छात्रा ने अब थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सहपाठी छात्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी छात्र भी नाबालिग ही हैं। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी छात्र को राउंड अप भी कर लिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर से सहयोगी विक्रम फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, मामला क्या पूरा? जी, देर रात को एक ये मामला दर्ज हुआ है बीकानेर के खाजूवाला थाने में, जिसमें एक जो सहपाठी छात्र है और दोनों ही जो बालिका है वो भी नाबालिग है और जो सहपाठी छात्र है वो भी नाबालिग है। और इस तरह के उसमें बालिका की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि देर रात को जब वो सहपाठी छात्र है वो उसके घर में घुस आया और उसने जबरदस्ती जो है वो दुष्कर्म करने की कोशिश की। और इसी का जो पूरा मामला है वो पुलिस में दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने जो है पोक्सो एक्ट की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया है और जो नाबालिग बालक है उसको भी राउंड अप कर लिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी, बताया जा रहा है इस आरोपी छात्र के साथ कुछ और छात्र भी थे, ऐसी कुछ खबर? जी, अभी तक जो मामला दर्ज हुआ है उसमें से केवल नाबालिग छात्र का ही नाम है और उसमें ये भी बताया गया है कि वो देर रात, क्योंकि सहपाठी थे और एक ही स्कूल में दोनों लोग पढ़ते थे, तो वो देर रात उसके घर बालिका के घर आया था और उसमें नहीं ये पूरा जो है वो घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि देर रात को ही ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अभी कौन लोग और साथ थे या किनके कहने पर इस तरह की घटना हुई है, ये सब चीजें जो है वो जांच का विषय है। जी, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया पीड़ित छात्रा के घर पर क्या कोई नहीं था? इस बारे में अभी पुलिस कोई पूरा खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि ये पूरी घटना जो है वो देर रात को ही दर्ज की गई है थाने में। तो अभी इन सब चीजों पर जो है वो पुलिस पूरा अनुसंधान करेगी और उसके बाद ही जो है वो सारी चीजें पता चल पाएगी। लेकिन अभी तक जो मामला दर्ज किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि जो पीड़ित छात्रा है, नाबालिग छात्रा, उसने ये पूरा घटनाक्रम जो पुलिस को बताया, उसमें यही कहा गया है कि जो छात्र है वो देर रात उसके घर में आया था। उस समय घर में कौन था इसके बारे में भी पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया है। जी, ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर के खाजूवाला में एक छात्रा से रेप की वारदात। सहपाठी छात्र ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने इसे डिटेन कर लिया, इससे पूछताछ की जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटपुतली के प्रागपुरा इलाके के पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीण और मृतक मजदूरों के परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत करवाया और प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया कि पीड़ित को आर्थिक सहायता और नौकरी जरूर मिलेगी। इसके बाद ही नाराज लोग मजदूरों का शव उठाने के लिए तैयार हुए। अलवर एसीबी टीम ने पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को एसीबी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि अलवर एसीबी की टीम ने शनिवार को पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को 5 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इन पर बिना किसी बाधा के काम करवाने के एवज में 16 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। इस बारे में कार्रवाई सही नहीं, आप अपना विचार रखेंगे तो मेरे को शादी में मिले थे, एक प्लॉट पे पर्चे। शादी में मिले थे जी। कहाँ ससुराल आपका? अलवर ही है। लेकिन आप बोले कुछ। कब शादी हुई थी सर? कौन सी? सांखला जी, एक सवाल है कि कलेक्टर साहब के मित्र की बेटी आपकी वाइफ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निकल गाड़ी को। ये थोड़ा इनको पेश किया है। तीनों गिरफ्तार शुदा जो हमारे पास आरोपी हैं उनको अभी उनको जेसी के आदेश फरमाए हैं जज साहब ने, तो हम जेसी कराएंगे उनको। रिमांड नहीं मांगा गया था क्या? रिमांड की ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में परिस्थितियां नहीं थी कि रिमांड मांगा जाए। सभी चीज़ें के लिए जेसी किया है सर?
नियमानुसार 14 दिन का होता है तो 14 दिन। हाँ। जी, शहर में इस तरह की चर्चा है कि दबाव आ रहा है एसीबी के ऊपर, आपके ऊपर ACB कोई फोन होना है? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव ये बिल्कुल। तीसरा निष्पक्ष रूप आरोपी से नितिन शर्मा जो है, इसके घर की स्थिति बहुत डामाडोल है। ये किस तरह इनका काम कर रहा था दलाली के रूप में? इसके हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे? परसेंटेज पैसा मिलता था? देखिए, ये परसेंटेज कितना मिलता था ये तो इसने बताया नहीं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पैसे जब लेते थे तो इसको बुला के दे देते थे और इसके मार्फत किसी गोपनीय स्थान पे तुरंत पहुंचा देते थे। और जैसा पहले भी सत्यापन में ये लोग बोल रहे थे कि एसीबी का आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय एसीबी, इसलिए हम घर पे पैसे नहीं रखते हैं। और उसी अनुसरण में इन्होंने पैसे घर पे रखने की बजाय तुरंत नितिन को बुला लिया फ़ोन करके, और फ़ोन करके बुला करके उसको तुरंत। अब नितिन कहाँ जा रहा था? पैसे किसको देता है नितिन सर? नितिन पैसे, जैसा हमारी अनुसंधान में अब तक सामने आया, नितिन पूर्व जिला कलेक्टर को पैसे देने जा रहा था। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी शिवशंकर जोशी उर्फ बलिया जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस के तथ्यात्मक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बलिया जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद प्रदेश सहित देश भर में चिकित्सकों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने बलिया जोशी सहित दूसरे स्थानीय नेताओं पर केस दर्ज किया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बलिया जोशी फरार चल रहा है। इसी बीच बलिया जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा। आईपीएल का रोमांच इन दिनों चरम पर है और उधर सट्टे का बाजार भी खूब फल फूल रहा है, लेकिन इस बार सट्टे का जो ऑनलाइन गेम चल रहा है उसकी वजह से सटोरियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। देखिए सट्टे का नया कोडवर्ड। दुबई से आती है कॉल, शुरू हो जाता है खेल। एक्शन के साथ ही लगने लगती है बोली। आईपीएल के हर मैच पर करोड़ों का लग रहा है सट्टा। बदलते वक्त में सट्टे का वो पुराना तरीका पूरी तरह से आउट ऑफ मार्केट हो गया है। अब बुकी से लेकर सटोरिये तक नई तकनीक के सहारे आईपीएल के हर मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का कारोबार अब ऑनलाइन हो गया है और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ये काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले सट्टे का ये काला खेल होटल, फार्म हाउस और रिसोर्ट्स में उन बंद दरवाजों के पीछे चलता था जहां तक पुलिस आसानी से पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन अब ये खेल दुबई से ऑनलाइन चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल के हर मैच में हार जीत का भाव लगाया जा रहा है। ये भाव मैच शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और टॉस होने तक ये भाव 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का नया कोड वर्ड। दुबई से चलता है सट्टे का भाव। बुकीज के जरिए फंटरों को दी जाती है लाइन। भाव लगाने वाले लोगों को फंटर कहा जाता है। एक अटैची में करीब 50 फोन को आपस में जोड़ा जाता है। सट्टे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल होता है। फोन में दुबई से जो भाव आता है वो सुनाई देता है। दुबई से भाव आने पर शहर शहर फंटरों को बताया जाता है। सट्टे के इस खेल में एक भाव लगाना होता है, दूसरा खाना होता है। आम बोलचाल में इस कोड वर्ड को खाई वाली कहते हैं। मैच के दौरान सट्टे का कारोबार सेशन में चलता है। 6 ओवर से 20 ओवर तक का होता है एक सेशन। हर बॉल रन बनने और विकेट गिरने पर बदलता है भाव। बड़े सटोरिये सिर्फ सेशन पर ही सट्टा लगाते हैं। सट्टे के लेन देन का टाइम भी पहले से तय होता है।
मैच खत्म होने के बाद पेमेंट किया जाता है। रकम बड़ी होने पर पेमेंट हवाला से होता है। छोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टा खेलने के लिए सोशल मीडिया पर ऐप भी हैं। बुकीज भी सट्टे के लिए लिंक भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐप दुबई से ऑपरेट होते हैं। आईडी के लिए 10 या 20 हजार का सट्टा लगाना होता है। नई तकनीक के जरिए चल रहे सट्टे के सामने पुरानी तकनीक पर काम कर रहे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस साल अब तक सटोरियों के खिलाफ महज 5 बार कार्रवाई हुई है, जबकि आईपीएल के इस सीजन में हर मैच पर प्रदेश में करोड़ों का सट्टा लग रहा है। और तो और नई तकनीक होने की वजह से स्टूडेंट भी अब सटोरियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल जयपुर के परकोटा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्याएं अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। यूनेस्को के विजिट और सुझावों पर अमल के लिए प्रशासन ने कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन हेरिटेज बायलॉज की पालना पर सख्ती के बिना इसका संरक्षण मुश्किल है। एक रिपोर्ट देखिए। यूनेस्को की विश्व विरासत जयपुर के परकोटे में अतिक्रमण और हेरिटेज इमारतों का संरक्षण किस रूप में पूरा किया जा रहा है, इसे लेकर यूनेस्को की रिपोर्ट के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। बीते दिनों यूनेस्को विजिट के दौरान हेरिटेज क्षेत्र में अतिक्रमण और परकोटा के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ बड़े स्तर पर उजागर हुई। ड्रोन सर्वे में सामने आया कि परकोटा इलाका 90% अतिक्रमण और अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुका है। 9 दिन की रिव्यू के बाद में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी है सरकार को, और अभी आएगी और अभी भेजी भी है रिकमेंडेशन। तो उस रिकमेंडेशन में जो मोटी बातें तो उस समय भी हमारे सामने भी आ गई थी। उनका ये था कि अगर इस हेरिटेज के स्वरूप को बनाए रखना है तो अतिक्रमण पर उनका थ्रस्ट बहुत था कि अतिक्रमण हटाया जाए। परकोटा की दीवार को बचाने और उन तमाम पुरानी हवेलियों को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो वास्तुकाल के नायाब नमूने हैं। जयपुर की स्थापना के दौरान बनाए गए परकोटे की दीवार सुरक्षा के साथ ही नगर सीमा को तय करने और एक व्यवस्था को बनाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ के ऐतिहासिक बुर्जुनुमा दरवाजे, 9 चौकड़ी, 3 चौपर, मुख्य बाजारों के बरामदे की वजह से ही इसे विश्व विरासत का खिताब मिला था। अब प्रशासन भी एक्शन में है। परकोटे की दीवार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए DPR तैयार कराई गई है। सबसे बड़ी बात इसका देखा कि आप चौकड़ी वाइज आप अगर उसका मॉनिटरिंग करेंगे तो ज़्यादा सही उसका हो सकता है। और एक अलग से अगर कोई प्राधिकरण बने या इस क्षेत्र के लिए अलग से ही कोई स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन पावर हो जाए तो उनका देखने का अच्छा हो जाएगा। और सरकार ने भी कुछ। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।